नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 18 जिसका नाम है जल और ऊर्जा संरक्षण। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में। परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर क्या है? तो जो आपके परंपरागत स्रोत होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं परंपरागत स्रोतों की। तो देखो, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो कि आपके बहुत पहले सालों वर्षों पूर्व पृथ्वी में जो जीव है उनके दब जाने की वजह से बने हैं। जैसे परंपरागत में हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका? जीवाश्मीय ईंधन का। तो आपका जीवाश्मीय ईंधन जो होते हैं जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, ये आपके जीवाश्मीय ईंधन है। कैसे बने हैं ये? जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके पृथ्वी में दब जाने की वजह से इनका निर्माण हुआ है। इनको अपन कहते हैं परंपरागत स्रोत। इनको बनने में बहुत सालों का समय लगता है। ये तो हुए अपने परंपरागत स्रोत। फिर अपने आते हैं गैर परंपरागत स्रोत। जो आपके गैर परंपरागत स्रोत होते हैं इनको अपन नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। गैर परंपरागत स्रोतों में जो आपके ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो किसी न किसी एक रूप से दूसरे रूप में बनाए जाते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, जो ऊर्जा है उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसको हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या लिया? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कैसे आपके बनती है? तो देखो क्या हुआ कि आपने देखा होगा, आप कहीं ट्रैवल करते हो, कहीं सफर करते हो तो एक पंखे से लगे रहते हैं बहुत बड़े कई रास्तों पे। तो जो हवा चलती है उसकी वजह से आपके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। उस पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। तो ये आपके क्या होते हैं? नवीकरणीय स्रोत यानी कि गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। इस तरीके से भूतापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा से आपके विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। इन दोनों के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जीवाश्मीय ईंधन है जो कि आपके पृथ्वी में जीवों के दब जाने की वजह से बने हैं। इनके निर्माण में सहस्त्रों वर्ष लग जाते हैं और उनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। बहुत सालों में जाके ये बने हैं और इनका नवीकरण नहीं हो सकता। इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं? अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अधिकतर जीवाश्मीय ईंधन ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में निष्कासित करते हैं। जीवाश्मीय ईंधन निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोयला है, कोयला को आपने जलाया तो उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो उसी ऊष्मा के रूप में क्या करते हैं? ऊर्जा को निष्कासित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले की। तो कोयला जो है वो आपका ठोस पदार्थ है। हमारे देश में कोयले की खानें बिहार के रानीगंज, झरिया और धनबाद नगरों के पास पाई जाती है। दूसरा हम जीवाश्मीय ईंधन की बात करते हैं, तेल की। तो तेल एक द्रव धातु है जिसको जमीन में कुआं खोदने के पश्चात बाहर खींचा जाता है। तेल यानी कि पेट्रोलियम का गाड़ी और हवाई जहाजों को चलाने में प्रयोग होता है। भारत में तेल पश्चिमी तट पर तथा आसाम की डिगबोई तेल क्षेत्रों में पाया जाता है। आगे बात करते हैं प्राकृतिक गैस। जो आपकी नेचुरल गैस होती है, प्राकृतिक गैस होती है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। खाना पकाने के प्रयोग में आने वाली गैस को एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। जो अपने सिलेंडर होते हैं ना, उनके अंदर आपकी एलपीजी गैस होती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? द्रवित यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। ये जो आपकी द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, ये किन गैसों का मिश्रण होती है? तो इसमें मुख्य पाई जाती है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन जो है वो आपके इसमें मिश्रित होती है एलपीजी के अंदर, और वह सिलेंडरों में भरकर लाई जाती है। तो आपके जो सिलेंडर होते हैं जो घरों में लगाए जाते हैं खाना पकाने के लिए, उनमें आपके एलपीजी होती है।
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको अपन क्या कहते हैं, सीएनजी कहा जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आपके जो ऑटो है, कई कार है, उनके अंदर इस सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सीएनजी जैसे कि बसों, स्कूटरों, ऑटो रिक्शों और टैक्सियों, सार्वजनिक यातायात के वाहनों में प्रयोग होती है। तो ये आपके क्या है, सीएनजी और एलपीजी है। एग्जाम में आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और इनके उपयोग के बारे में भी पूछा जा सकता है। तेल और प्राकृतिक गैस प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स के जीवाश्म में जो आपके छोटे छोटे पादप होते हैं उनको अपन बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जी वर्षों के पश्चात ऊष्मा और दबाव के कारण वे पेट्रोलियम के रूप में क्या हो गए, परिवर्तित हो गए। तो पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में ये दब गए, उसी की वजह से आपके जीवाश्म ईंधन बने हैं। आगे देखिए, जनसंख्या में हुई वृद्धि और जीवाश्म ईंधन का उपयोग बढ़ता गया। पर्यावरण विशेषज्ञ जीवाश्म ईंधन के सीमित और अनवीकृत होने की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि ये जो आपके जीवाश्म ईंधन है ये एक सीमित मात्रा में है, इसके बाद ये हमें नहीं मिलेंगे अगर इनका लगातार इसी तरीके से प्रयोग होता रहा। तो उसके लिए कुछ ऑल्टरनेट निकालना जरूरी है, कुछ विकल्प निकालना जरूरी है। इसीलिए वो इस बारे में बात करने लगे और वैज्ञानिक अन्य ऊर्जा के स्रोत, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, गैर परंपरागत या फिर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, स्रोतों के विषय में सोचने और बात करने लगे। तभी जाके आपके ये जो नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, वो आपके उपयोग में आए। देखिए, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत निम्न प्रकार के हैं। पहला आपके सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में। देखो, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो आपका क्या है, एक ऐसा स्रोत है जो कि कभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज कभी खत्म नहीं होगा। तो सूरज से हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा मिलती है। अब इसी सौर ऊर्जा को उपयोग में लिया जाता है बहुत सारी चीजों में, जैसे कि आपके सौर कुकर, सौर भट्टी। तो उसमें आपके ये सौर ऊर्जा से ही तो चीजें बनती है, यानी कि इस सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है इन सभी यंत्रों में। तो इसको अपन कहते हैं सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को। देखिए, जैसे यहां पर एक डायग्राम दिखाया गया है आपका किसका, सोलर कुकर का, ठीक है। देखिए, सौर ऊर्जा क्या है, ये संसाधन नवीकृत है और ये कभी समाप्त नहीं होने वाला है, क्योंकि सूरज की रोशनी कभी समाप्त नहीं होगी। इनमें से सौर ऊर्जा या सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सौर ऊर्जा सीधे रूप से सौर पैनलों द्वारा, आपने देखा होगा अब ज्यादातर लोग जो भी मकान बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं, वो अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगवाते हैं। उन सोलर पैनल्स की वजह से वो क्या करते हैं, उस सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सौर पैनलों द्वारा प्रसारित होती है, जो कि सूर्य की किरणों द्वारा घरों में ऊष्मा लाते हैं। सौर ऊर्जा अब सौर पैनलों से सीधे ही प्राप्त की जाती है, जिससे ऊर्जा को घरों में सौर विकिरणों द्वारा पहुंचाया जाता है। सौर टीवी में सौर फोटोवोल्टिक सेलों का प्रयोग किया जाता है और सौर तापीय ऊर्जा और सौर कुकरों में खाना बनाने के रूप में काम में आती है। तो इस तरीके से ये जो आपके सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, उससे यहाँ पर ऊर्जा के जो साधन है, एक तरीके से क्या है, ऊर्जा के नवीकृत साधन है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, बात करते हैं किसकी, वायु ऊर्जा की, यानी कि विंड एनर्जी की। जो आपके वायु ऊर्जा है उसको अपन पवन ऊर्जा भी कहते हैं। वायु ऊर्जा एक पारंपरिक रूप से घरेलू कार्यों के लिए और खेतों की सिंचाई के लिए पानी उठाने के लिए काम हुआ है। वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर प्रयोग में लाई जाती है। आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं तो रास्ते में जो बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, वो पंखे आपको हवा देने के लिए नहीं होते, वो हवा चलती है, उसकी वजह से जो पवन ऊर्जा है उसको फिर वो किस में रूपांतरित करते हैं, विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करते हैं। आगे देखिए, जल ऊर्जा।
तो कई बांधों का एक खास ऊंचाई पर नदियों पर पानी के संरक्षण के लिए निर्माण हुआ है। तब इसी संरक्षित पानी, जो बांधों में पानी को संरक्षित करके रखा जाता है, उस पानी का प्रयोग किया जाता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए। तब इसी संरक्षित पानी के भंडार की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा वृहत जल प्रवाह के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो आपकी जो पानी है, जल है, उससे आपके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। क्लियर? आगे देखिए, यह टरबाइनों पर पानी के बहाव के द्वारा होता है। अतः पानी के भंडार की संभावित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो ये भी आपके क्या है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। आगे देखिए, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा समुद्र की या सागर की लहरों की ऊर्जा है, जो वायु से ऊर्जा निकालती है और वायु सौर ऊर्जा से संचालित होती है। ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आपके जो समुद्र है, उसकी वजह से जो यहाँ पर ऊर्जा बन रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे है आपकी भूतापीय ऊर्जा। तो जो पृथ्वी का तापमान है, उसकी वजह से आपके विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है, उसको अपन कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। यह ऊर्जा वह ऊष्मा ऊर्जा है जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मौजूद है। पृथ्वी के इस भाग की ऊष्मा आसानी से उपलब्ध है और उसका विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो यह आपकी क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है। आगे बात करते हैं हम बायोमास से प्राप्त ऊर्जा। देखिए, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। बायोमास वह पादप सामग्री है जिसका प्रकाश संश्लेषण के परिणाम स्वरूप निर्माण हुआ है। इसमें से कुछ को उदाहरण यानी कि लकड़ी, कृषि अपशिष्ट को जलाकर ऊष्मा का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन जो आपकी पत्तियां हैं, सड़ी गली जो पत्तियां हैं, वो बच जाएगी। अब उन सड़ी गली पत्तियों के द्वारा आपके कौन सी गैस बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है, जिसमें मुख्यतः आपके कौन सी गैस होती है, मीथेन गैस होती है, जिसको अपन मार्श गैस भी कहते हैं। अब ये बायोगैस आपकी बनती कैसे है, तो ये जो आपकी सारी सड़ी गली पत्तियां होती है, कचरा होता है, उसको इकट्ठा किया जाता है, एक डाइजेस्टर टैंक के अंदर डाला जाता है। साथ के साथ जो आप भी आपके जानवर है, चौपाया जानवर, उनके गोबर को भी उसमें डाला जाता है। अब उसको अवायवीय रूप से वहां पर उसमें क्या होता है, श्वसन होता है। अवायवीय रूप से फिर आपके कौन सी गैस बनती है, यहाँ पर बायोगैस बनती है, जिस बायोगैस की सप्लाई घरों के अंदर की जाती है। क्लियर हुई? और जो भी बच जाता है उसको खाद के रूप में काम में ले लिया जाता है। देखिए, बायोगैस का ऊर्जा के उत्पादन में भी प्रयोग हो सकता है। जो आपके बायोमास है, उसका ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग हो सकता है। इसको ईंधन के रूप में प्रयोग होने वाली अल्कोहल के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि ये पौधे की सामग्री से प्राप्त होते हैं। इन्हें जैव ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। बायोमास एक नवीकृत होने वाली ऊर्जा है। यह तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक पृथ्वी पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो पत्तियां भी होंगी और वो सड़ेगी गलेगी भी। अतः ईंधन की लकड़ी की सप्लाई के लिए तेजी से उगने वाले तैलीय पॉम वृक्ष व जेट्रोफा जैसे विशेष पौधों को उगाया जाता है। ईंधन के रूप में बायोमास का एक और प्रयोग कृषि अपशिष्ट, फसल के अवशेषों और पशुओं की खाद का एकत्रीकरण है। जो आपके पशु होते हैं, चौपाया जानवर, उनके गोबर के अंदर आपके एक मीथेनोजन बैक्टीरिया होता है जो अवायवीय रूप से वृद्धि करता है। बैक्टीरिया द्वारा जैविक अपशिष्ट, मल जल और ठोस बायोमास, नाले की गंदगी को बायोगैस जैसे जैविक ईंधनों में परिवर्तित किया जा सकता है। बायोगैस पाचक व बड़े आकार के बर्तन हैं जिनमें जैविक अपशिष्ट, पौधे और पशुओं के अपशिष्ट को बैक्टीरिया के किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा बायोगैस का निर्माण होता है। तो उन टैंक के अंदर इनको डाला जाता है,
जिसका प्रयोग खाना बनाने और गर्म करने के लिए हो सकता है। बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्रण है, लेकिन बायोगैस में मुख्यतः आपके कौन सी पाई जाती है? मीथेन गैस होती है। ठीक है, CH4। मीथेन को खाद्य के अवायवीय पाचन की प्रक्रिया के द्वारा और इन्हीं से संबंधित अवायवीय बैक्टीरिया के माध्यम से अपशिष्टों मल उपचार पर कार्य के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब किस प्रकार से इनको प्राप्त किया जाता है? तो देखो, इस तरीके से ये टैंक होते हैं जिसको अपन कहते हैं बायोगैस डाइजेस्टर। इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको डाला जाता है। अवायवीय रूप से ये बैक्टीरिया यहाँ पर वृद्धि करते हैं और बायोगैस का निर्माण करते हैं। और ये जो बायोगैस है, इसके यहाँ पे निष्कासन के लिए एक पाइप लगा होता है जिससे आपके घरों में उस गैस की आपूर्ति की जाती है। दूसरे एक निकास द्वार के द्वारा जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है उसको खाद के रूप में काम में लिया जाता है। हाल में इथेनॉल को मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयोग करने की बात जो है वो की जा रही है। किसको? इथेनॉल को। ये गन्ने, सोरगम, भुट्टे या चुकंदर के किण्वन और आसवन के माध्यम से निर्मित होता है। शुद्ध इथेनॉल का प्रयोग किया जा सकता है और मोटर गाड़ी के इंजन को पेट्रोल की जगह इथेनॉल के इस्तेमाल के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। बायोडीजल की अब बात करते हैं। देखिए, बायोडीजल क्या है? बायोडीजल को वनस्पति के तेलों से निकाला जा सकता है। बायोडीजल प्रदान करने वाली पेड़ों के नाम जो है वो कुछ इस प्रकार है। एक है आपके रतनजोत या जेट्रोफा कर्कस, नाग चंपा या कैलोफिलम आयोनोफिलम, रबर के बीज या हेविया ब्राजीलियंसिस। ये क्या है? आपके कुछ ऐसी स्पीशीज है, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनसे आपके बायोडीजल को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये जो आपके बायोडीजल में पेट्रोलियम पदार्थ आपके मौजूद नहीं है। ठीक है, क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये है आपके ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के अंदर हमने पढ़ा जीवाश्मीय ईंधन को, जिनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं। जो आपके पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके पृथ्वी में दब जाने की वजह से ये जो जीवाश्मीय ईंधन है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनका निर्माण हुआ है। प्राकृतिक गैस में हमने दो देखी है, एक एलपीजी, एक सीएनजी। एलपीजी है द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको सिलेंडरों में भरा जाता है, और सीएनजी है आपके संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो आपके काम में ली जाती है रिक्शे में, कार में। इनको चलाने के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमने देखा गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने तापीय ऊर्जा देखा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा देखा, जलीय ऊर्जा देखा और सौर ऊर्जा देखा। क्लियर हुई बात यहाँ पर? साथ के साथ हमने बायोगैस के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा है कि बायोमास से किस प्रकार बायोगैस प्राप्त की जाती है, और लास्ट में हमने देखा बायोडीजल के बारे में। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।